प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं भाषा की बात। प्रथम पाठ। प्रश्न 1। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषताएं बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला या वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इसके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी। तो इसके आगे हमें विशेषण जोड़ने हैं। तो उत्तर है सुनहरे मोरों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला बाग, पीले फूलों वाली क्यारी, राजीव गांधी स्कूल वाला रास्ता, अधिक हंसने वाला बच्चा, घनी मूंछों वाला आदमी। प्रश्न 2। वह चिड़िया रिक्तिस्थान चुंडी के दाने रुचि से रिक्तिस्थान खा लेती है। वह चिड़िया रिक्तिस्थान रस उंडेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से देखो, पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेलकर गाने की ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छांटो। अर्थात क्रिया विशेषण वे विशेषण होते हैं जो कि क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। जैसे क्रिया आती है वाक्य के अंत में, जाता है, राम घर जाता है, तो जाता है में जाना क्रिया है। तो अगर उसकी विशेषता बतलाने के लिए हम लिखते हैं कि धीरे धीरे घर जाता है, तो धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण होगा। तो आइए देखते हैं। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। इसमें क्रिया विशेषण है जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। क्रिया विशेषण हुआ लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। क्रिया विशेषण होगा धप से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। यहाँ क्रिया विशेषण होगा फुर्ती से। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया। क्रिया विशेषण सहमकर। आज अचानक ठंड बढ़ गई। क्रिया विशेषण है अचानक। तो विशेषण की पहचान करने का भी एक तरीका है कि वाक्य में कैसे प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए। जैसे ही आप कैसे लगाएंगे और जो उत्तर में आएगा वही विशेषण होगा। तो आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो इसमें आज कैसे ठंड बढ़ गई, तो अचानक। तेजिंदर कैसे सोने में बैठ गया, तो सहमकर कोने में बैठ गया, तो सहमकर उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरे पाठ का प्रश्न 1। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो भाववाचक संज्ञा होती है जो कि भाव को प्रकट करती है। तो देखिए, जैसे गूंजना, गूंजना का भाववाचक संज्ञा है गूंज। दौड़ना का दौड़, चढ़ना चढ़ाई, चाल चलन, गहराना गहराई, खींचना खींच, बदलना बदलाव। ये भाववाचक संज्ञाएं इन क्रियाओं से बनी है। प्रश्न 2। 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दे दो, कुछ बच्चे आ रहे हैं, सभी लोग हंस रहे थे, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। अब उत्तर है 2 दर्जन। 2 दर्जन क्या है? 2 दर्जन है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्यों है? क्योंकि 2 दर्जन से पता चल रहा है कि 1 दर्जन में 12 की चीज़ होती है, 12 संख्या की, तो 2 दर्जन में 24 होगी, तो 24 होने से वो एक निश्चित संख्या का पता चल जाएगा, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। 2 किलो अनाज दे दो, तो इसमें जहाँ भी नाप तोल की से किसी चीज़ को नापा जाता है, नाप तोल का भाव पता चलता है, बात पता चलती है, तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। बाकी जहाँ संख्याएँ आ जाती हैं वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। तो 2 किलो, तो 2 किलो निश्चित परिमाण हो गया, निश्चित नाप हो गई 2 किलो, तो यहाँ होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो कुछ से पता नहीं चल रहा कितने बच्चे आ रहे हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसलिए अनिश्चित हो गया। और इससे संख्या का पता चल रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लोग हंस रहे हैं, तो सभी का पता नहीं कितने हैं, 10 हैं, 15 हैं, इसलिए ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा से ये है सार्वनामिक विशेषण। तो इसको आप सही कर लीजिए, सभी है ये संख्यावाचक विशेषण। इसको काट करके ऊपर वाला ही नीचे आ जाएगा, यहाँ सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा नाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण। बहुत, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सुंदर, ये गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न 2, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो सार्वनामिक जो सर्वनामों की विशेषता बतलाएं वो सार्वनामिक विशेषण। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते हैं, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण का हमने वाक्य बनाया है कि हम बच्चे, हम। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, तो उन दिनों। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, हमारा। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते अपने अपने। यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। यह पाठ 3 के भाषा की बात। प्रश्न 1, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? अब इसमें जो रेखांकित शब्द हैं उन्होंने, मुझे, उसने, उनकी, आप, ये सार्वनामिक विशेषण है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों को ये बतला रहे हैं, इसलिए ये सर्वनाम शब्द हैं। प्रश्न 2,
तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रम से बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखो, उनके वाक्य बनाओ। उत्तर गुणवाचक विशेषण है ईमानदार। ईमानदार, राजीव एक ईमानदार लड़का है। नीला, आकाश का रंग नीला है। मोटी, टीना मोटी है। मीठा, आम मीठा है। तो गुणवाचक विशेषण होते हैं जो किसी के गुणों की विशेषता को बतलाते हैं। आकार, प्रकार, रंग, रूप, इन सब के बारे में बतलाए वो होता है गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 3, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। झुंझलाकर, सोहन की बात सुन नेहल झुंझलाकर चली गई। बनाकर, माँ खाना बनाकर चली गई। घबराकर, दुर्घटना की खबर सुन वह घबराकर उठा। टिकाकर, अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। गिड़गिड़ाकर, राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्याम से माफी मांगी। प्रश्न 4, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का अंश दिया गया है। आप इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाकर खोमचे वाले कहिए क्या हो, भूख लग आई ना। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम, अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है। चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखे तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। अब इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम उत्तर में विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। यहाँ पूर्ण विराम लगाया है। 11 बज चुके थे, फिर पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया, अल्प विराम। खोमचे वाले, उद्धरण। खोमचे वाला, कहिए क्या हुआ, भूख लग आई ना, विराम चिन्ह। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, अल्प विराम, हमारा काम नहीं, पूर्ण विराम। मोटे राम, अबे क्या कहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, पूर्ण विराम। चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे, पूर्ण विराम। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखे तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। यहाँ पर पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह इनका प्रयोग किया गया है। ये उद्धरण चिन्ह है। 2 विधियाँ ऊपर आ जाती है इन्वर्टेड कॉमास में। चौथे पाठ का प्रश्न 1, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। उत्तर, ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती, ठंडी खीर, जंगली जानवर, कश्मीरी कन्या, ये बाकी के उदाहरण हैं। सब में ई आया है। गुलाब प्लस ई गुलाबी, तो ई प्रत्यय जुड़ करके ये शब्द बने हैं। प्रश्न 2, गोल मटोल, गोला, गोरा चिट्ठा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो।
खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, मोल तोल आदि। उत्तर है खाना वाना। खाना वाना तो अच्छा ही बना है। चाय वाय, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। पानी वानी, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। मोल तोल, दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। प्रश्न 3, बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ हैं। गोल आकार का गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनमें ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। क है पत्र। पत्र का अर्थ है एक पत्ता और दूसरा है चिट्ठी। बसंत में वृक्षों से पत्र झड़ने लगते हैं। आज दादी जी का पत्र आया था। अंबर, एक अर्थ है वस्त्र और दूसरा है आकाश। विष्णु भगवान पीतांबर धारण करते हैं। चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। कनक, एक का अर्थ है सोना, दूसरा है धतूरा। यह हार कनक से बना है। कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। प्रश्न 4, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। ताकि, आयुष मेहनत कर रहा था ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। जबकि, मदन ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। राजा भागा हुआ आया जबकि काफ़ी धूप हो रही थी। चूंकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं आ सकता। चूंकि उसे विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। अब देखिए 5वें पाठ की भाषा की बात। प्रश्न 1, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो उपसर्ग होते हैं जो किसी शब्द के या शब्दांश के आगे जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। जैसे असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। इसके आगे अ उपसर्ग आया है, अनु उपसर्ग आया है, तो ये आगे के उपसर्ग हैं। उत्तर देखिए, जैसे असफल, इसमें उपसर्ग अ प्लस सफल। अदृश्य, अ प्लस दृश्य। अनुचित, अन प्लस उचित। अनावश्यक, अन प्लस आवश्यक। अपरिचित, अ प्लस परिचित। अनिच्छा, अन प्लस इच्छा। प्रश्न 2, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता हो तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा नापतोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में वाक्य में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। इनसे रिक्त स्थान पूरे करने हैं हमें। 3 खीर, 2 जमीन, 6 कपड़ा, 1 रेत, 2 कॉफ़ी, 5 बाजरा, 1 दूध, 3 तेल। उत्तर देखिए, अब हमने भर दिया इसको।
3 कटोरी खीर, 2 एकड़ ज़मीन, 6 मीटर कपड़ा, 2 कप कॉफ़ी, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, 3 चम्मच तेल। प्रश्न 3, अक्षर ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। ये संकेत हैं, इनसे क्या पता चल रहा है। पहले से पहला चित्र आगे स्कूल होने का संकेत है। एक बच्चा बैग लेके जा रहा है तो इससे पता चल रहा है स्कूल के बारे में। दूसरा चित्र वृत्त, सर्किल के बाईं ओर जाने का संकेत है। तीसरा चित्र सड़क दाईं ओर घूम रही है। चौथा चित्र सड़क बाईं ओर घूम रही है। प्रश्न 1, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि हुई है। शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पाहार। अब संधि हुई है शिष्ट प्लस आचार शिष्टाचार, श्रद्धा प्लस अंजलि श्रद्धांजलि, दिन प्लस अंक दिनांक, उत्तरांचल उत्तर प्लस अंचल, सूर्य सूर्यास्त सूर्य प्लस अस्त, अल्पाहार अल्प प्लस आहार। प्रश्न 3, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीची होना। नज़र पड़ना, मेले में अचानक मेरी नज़र सोहन पर पड़ी, अर्थात दिखाई देना। नज़र आना, मेरी आंखों से आजकल कम नज़र आता है, मतलब इससे भी दिखना। नज़र रखना, परीक्षा हॉल में हर विद्यार्थी पर नज़र रखनी पड़ती है। नज़रें नीची होना, बेटे की करतूत से माता पिता की नज़रें नीची हो गई। नज़रें नीची होना मतलब शर्मिंदा होना। प्रश्न 4, नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है, कौन से विशेषण। आकर्षक आकर्षण, प्रेरणा प्रेरक, प्रभाव प्रभावशाली, प्रतिभाशाली प्रतिभा। आइए देखिए, आकर्षक ये विशेषण है। यह तस्वीर बहुत आकर्षक है। आकर्षण ये संज्ञा है, इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है। प्रभाव ये संज्ञा है, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। प्रभावशाली विशेषण, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रेरणा संज्ञा, महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती है। प्रेरक ये विशेषण है, महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती है। प्रतिभाशाली ये विशेषण है, नेहा प्रतिभाशाली है। प्रतिभा संज्ञा है, नेहा में प्रतिभा है। 7वें पाठ के भाषा की बात। प्रश्न 1, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। उत्तर है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाती है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इन सब बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इन सब बस में कर ले किस्मत। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, भले ही तुम बलवान और बहादुर हो पर अकेले दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता।
एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी विजय निश्चित है। आखिर एक और एक 11 होते हैं। एक और एक 11 मतलब मिलकर के ताकत आती है। प्रश्न 2, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ ने सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। उत्तर है, बिजली चली जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, मतलब दिखाई नहीं देना। मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर दिया, मतलब चोरी कर लेना। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए, घबरा जाना। नई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया, तुरंत ले लेना। तुम नहीं जान सकती कितने इंतजार के बाद यह इनामी राशि मेरे हाथ लगी है, मतलब मिलना। प्रश्न 1, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। उत्तर है हाथ घड़ी। हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प, इस शिल्पकारी को हाथ हस्त से किया जाता है। हस्तक्षेप, बीच बचाव करने के लिए, इसका अर्थ है दखल देना। निहत्था, जिसके हाथ में कोई हथियार न हो उसे निहत्था कहते हैं। हथकंडा, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। हस्ताक्षर, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। हथकरघा, हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि। प्रश्न 2, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। उत्तर, पर्वत पहाड़, पर्वत। शीश शीश, सिर माथा। रास्ता रास्ता। इंसा इंसान, मनुष्य। प्रश्न 3, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है और गीत की पंक्तियों में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताए निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित हैं। मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी। बब्बन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। उत्तर है, अपने को, हमने अपने को दुश्मन से बचाना है। अपने पर, मुझे अपने पर भरोसा है। अपने से बड़े व्यक्तियों की बात माननी चाहिए। अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। अपना, आप इसे अपना ही समझिए। आपस में झगड़े मत करो। 8वें पाठ के प्रश्न अभ्यास, भाषा की बात। क, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से, इसलिए उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। तो 4 तरह के वाक्य हो जाते हैं। एक होता है सामान्य या विधिवाचक वाक्य, एक निषेधात्मक या मनाही वाला वाक्य, नकारात्मक वाक्य भी उसे कहते हैं। तीसरा होता है प्रश्नवाचक और
चौथा होता है आदेशवाचक, जिससे आदेश दिया जाता है। रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, नहीं मना करना, पूछना, आदेश देना। तो हम इसको बनाएंगे, रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, तो ये निषेधात्मक वाक्य हो गया। पूछना, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, ये प्रश्नवाचक होगा। आदेश देना, रूथ कपड़े अलमारी में रखो, ये हो गया आदेशवाचक। 10वें पाठ के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, नीचे लिखे वाक्यांशों वाक्यों के हिस्सों को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमी के बच्चे, बनारस के आम। का, के और की दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। उत्तर, का, के और की संबंध कारक के चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग संबंधित संज्ञा के अनुसार होता है। स्त्रीलिंग संबंधित संज्ञा के पूर्व की पुल्लिंग संबंधित संज्ञा के पूर्व का और बहुवचन पुल्लिंग संबंधित संज्ञा के पूर्व के का प्रयोग होता है। का प्रयोग एकवचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। मिट्टी का घरौंदा, घरौंदा एकवचन पुल्लिंग है। घरौंदे का संबंध मिट्टी से बताने के लिए प्रयोग हुआ है। मील का पत्थर, पत्थर पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए उससे पहले का प्रयोग हुआ है। नहाने का साबुन, साबुन पुल्लिंग और एक वचन है, इसलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ है। के का प्रयोग बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। रेशमा के बच्चे, बच्चे बहुवचन है, अतः बच्चे के पहले के का प्रयोग हुआ है। बनारस के आम, आम पुल्लिंग एवं बहुवचन शब्द है, अतः उससे पहले के प्रयुक्त हुआ है। की का प्रयोग स्त्रीलिंग सूचक संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग हुआ है। झांसी की रानी, रानी स्त्रीलिंग है, इसलिए उससे पूर्व की लगा है। पेड़ की छाया, छाया स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व की का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ स्त्रीलिंग शब्द है वहाँ की का प्रयोग होता है। बहुवचन हो तो के लगता है और पुल्लिंग शब्द हो तो का लगता है, यदि एक वचन का है तो। इस तरह से हमारी भाषा की बात 1 से 10 पाठ तक की समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।